नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रहार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बैटरे, और हमला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं असॉल्ट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रहार और हमले के बारे में पढ़ेंगे कि प्रहार किसे कहते हैं और हमला किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों प्रहार यानी बैटरे, इसे इंग्लिश में कहते हैं बैटरे। तो प्रहार क्या है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति बिना वैध कारण के जानबूझकर दूसरे व्यक्ति के शरीर पर बल प्रयोग करता है तो उसे प्रहार कहते हैं यानी बैटरे कहते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर बिना किसी वैध कारण के या जानबूझकर बल का प्रयोग करता है तो उस संबंध में दोस्तों उसे कहा जाएगा कि यह प्रहार है यानी बैटरे है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया प्रहार। इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रहार में इसमें शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल कांटेक्ट होना अनिवार्य है। जो प्रहार है इसमें शारीरिक स्पर्श होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। इसमें दोस्तों मुख्य तत्व देखते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। तो प्रहार के लिए जो मुख्य तत्व हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या होने चाहिए? सबसे पहले है दोस्तों इसमें बल का प्रयोग यानी बल का प्रयोग होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है दोस्तों शारीरिक संपर्क होना चाहिए। शारीरिक संपर्क कैसा हो? चाहे वह कोई सीधे अपने हाथ द्वारा हो या कोई व्यक्ति जैसे किसी को सीधे हाथ से अपने टच कर ले या सीधे हाथ द्वारा संपर्क हो, या फिर किसी वस्तु के माध्यम से, या फिर कोई वस्तु फेंक कर मार दी। तो इस तरह से संपर्क होना चाहिए, शारीरिक रूप से संपर्क होना चाहिए। ये दूसरा मुख्य तत्व हो गया। तीसरा मुख्य तत्व है दोस्तों बिना उस व्यक्ति की सहमति के जिस पे प्रहार किया जा रहा है, या बिना किसी वैध कारण के। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन मुख्य तत्व हैं, तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्रहार को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले बल का प्रयोग होना चाहिए, दूसरा शारीरिक संपर्क होना चाहिए, चाहे वह सीधे हाथ द्वारा हो। दोस्तों यहाँ पे हाथ से मतलब है यानी कि आप किसी को स्पर्श करके अपने शारीरिक स्पर्श से दूसरे को मार रहे हैं, या आप किसी को डंडे से मार रहे हैं या पत्थर से मार रहे हैं, तो उस संबंध में। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों उस व्यक्ति की बिना सहमति के जिस व्यक्ति पे प्रहार हो रहा है, यानी दोस्तों उस व्यक्ति के बिना सहमति के जिस पे प्रहार हो रहा है, या फिर बिना वैध कारण के। ठीक है, तो दोस्तों ये है मुख्य तत्व, प्रहार के लिए आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। प्रहार के एग्जाम्पल। व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को थप्पड़ मार दिया, यानी कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसने बी नाम के किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? शारीरिक रूप से स्पर्श हुआ है। ए ने जो है अपने हाथ से बी को थप्पड़ मारा है, तो इसमें क्या हुआ? शारीरिक स्पर्श हुआ है। जैसा दोस्तों हमने अभी ऊपर मुख्य तत्वों में देखा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था ऊपर, कि प्रहार में शारीरिक स्पर्श होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, तो प्रहार में दोस्तों फिजिकल टच होना आवश्यक है, तभी वो प्रहार माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें। व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी पर पत्थर फेंका और वह पत्थर व्यक्ति बी को लग गया, यानी कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने बी नाम के व्यक्ति पर पत्थर फेंका, यहां से उसने पत्थर फेंका और वह पत्थर जो है बी नाम के व्यक्ति को लग गया। ठीक है, तो यह भी दोस्तों प्रहार कहलाएगा। जैसे हमने ऊपर अभी आवश्यक तत्व में पढ़ा था कि शारीरिक संपर्क होना चाहिए, यानी चाहे वह सीधे अपने हाथ से हो, जैसे यहाँ पे तो ए नाम का व्यक्ति बी नाम को थप्पड़ मार रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? शारीरिक रूप से स्पर्श कर रहा है। परंतु यहाँ पे माध्यम क्या है दोस्तों? पत्थर से ए नाम के व्यक्ति ने पत्थर फेंका है, पत्थर माध्यम है, और वह बी को यदि लग गया है तो दोस्तों यह भी प्रहार की श्रेणी में आएगा, यह भी प्रहार कहलाएगा। ठीक है, तीसरा है दोस्तों किसी को डंडे से मार देना। अब यही ए नाम का व्यक्ति यदि बी नाम के किसी व्यक्ति को डंडे से मार देता है तो यह भी प्रहार कहलाएगा, क्योंकि माध्यम क्या है यहाँ पे? डंडा। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि चाहे वह शारीरिक रूप से हो या फिर किसी वस्तु से, या कोई जो माध्यम बना के प्रहार करना हो, तो वह भी प्रहार की श्रेणी में ही आएगा।
तो जैसे ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को डंडे से मार दे रहा है और यह डंडा यदि बी को लग गया तो यह प्रहार की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे प्रहार के एग्जाम्पल। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जैसा हमने अभी ऊपर देखा है। इसके दोस्तों केस लॉ देख लेते हैं। प्रहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस लॉज हैं। सबसे पहला दोस्तों इसमें केस लॉ है कोल वर्सेस टर्नर 1704 का। दोस्तों ये केस है। यह केस क्या है दोस्तों, यह एक प्रसिद्ध केस है दोस्तों, इसे ध्यान रखना है। कोल वर्सेस टर्नर का जो ये केस है ये एक फेमस केस है। इसमें क्या है दोस्तों, यह केस जो है कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए भी जाना जाता है। तो इस केस में दोस्तों न्यायालय में कोर्ट के सामने यह प्रश्न आया कि क्या केवल हल्का स्पर्श बिना किसी गंभीर चोट के उसको भी प्रहार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसमें दोस्तों न्यायालय ने, कोर्ट ने इस पे जो जवाब दिया, जो इसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, वह यह कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि गुस्से में जानबूझकर या फिर बिना किसी वैध कारण या बिना सहमति के किसी दूसरे व्यक्ति को हल्का सा भी छू लेता है तो वो प्रहार की श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में यह स्पष्ट हो गया कि यदि कोई व्यक्ति गुस्से में हो या जानबूझकर हो या बिना किसी वैध कारण के या बिना उस व्यक्ति की सहमति के थोड़ा सा भी, हल्का सा भी गुस्से में उस किसी दूसरे व्यक्ति को छू लेता है तो दोस्तों यह प्रहार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट केस है जिसने एक कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किया है प्रहार के संबंध में। ठीक है दोस्तों, दूसरा केस है दोस्तों इसमें फेगन वर्सेस एमपीसी 1969 का यह केस है। अब देखते हैं दोस्तों हमला यानी एजॉल्ट। तो हमला क्या है, एजॉल्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कार्य, इशारा या तैयारी करता है जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में यह आशंका उत्पन्न हो जाए कि अभी उस पर बल प्रयोग किया जाएगा, तो इसे दोस्तों हमला कहेंगे यानी एजॉल्ट कहेंगे। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करता है या ऐसा इशारा करता है या तैयारी करता है जिससे दोस्तों दूसरे व्यक्ति के मन में डर उत्पन्न हो जाए, भय हो जाए या उसके मन में आशंका उत्पन्न हो जाए कि उस पर अभी बल का प्रयोग होने वाला है, तो दोस्तों इसे कहेंगे हमला यानी एजॉल्ट। जैसे दोस्तों ए है और ये बी है, ये ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है। यदि ए नाम का ये व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को डंडा दिखाकर कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? अब बी के मन में भय उत्पन्न हो गया, इसमें आशंका उत्पन्न हो गई कि ए उस पर डंडे से बल का प्रयोग करने वाला है, तो दोस्तों यही है हमला। ए ने उसको इशारे से कहा कि मैं बी को मारने वाला हूं, है ना, तो उसने तैयारी की, उसने इशारा किया, तो बी के मन में क्या हुआ? डर, शंका, आशंका, ये भय पैदा हो गया कि ए उसको डंडे से मारने वाला है, तो दोस्तों यही हमला कहलाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें शारीरिक स्पर्श यानी फिजिकल टच आवश्यक नहीं है। जैसे दोस्तों हमने अभी ऊपर देखा था कि प्रहार में दोस्तों शारीरिक टच यानी फिजिकल टच होना आवश्यक है, वहीं जो ये हमला है इसमें फिजिकल टच यानी शारीरिक स्पर्श होना आवश्यक नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके दोस्तों मुख्य तत्व देखते हैं हमले के। इसमें दोस्तों हमले के मुख्य तत्व देख लेते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मुख्य तत्व है जानबूझकर किया गया कार्य या इशारा, सबसे पहला मुख्य तत्व हमले के लिए। दूसरा है दोस्तों पीड़ित के मन में तत्काल खतरे की आशंका होना, तो जो पीड़ित है जिस पे बल का प्रयोग होने वाला है उसके मन में खतरे की आशंका, भय उत्पन्न होना। तीसरा है दोस्तों शारीरिक स्पर्श का न होना, शारीरिक स्पर्श का न होना, जैसे हमने अभी ऊपर एक पॉइंट देखा है, शारीरिक स्पर्श न भी हो तो भी वो हमले की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन मुख्य तत्व हैं जो हमले को सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जानबूझकर किया गया कार्य या इशारा, दूसरा है दोस्तों पीड़ित के मन में तत्काल खतरे को लेकर आशंका या भय उत्पन्न हो जाना, और तीसरा है शारीरिक स्पर्श का न होना। तो दोस्तों ये है हमले के लिए मुख्य तत्व। इसके दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, हमले के एग्जाम्पल हैं जैसे किसी को देखकर मुक्का तानना, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है,
वह बी नाम के व्यक्ति को देखकर दोस्तों मुक्का तानता है कि मैं इसे मारूंगा। तो दोस्तों ये क्या आएगा, ये हमले की श्रेणी में आएगा। तो इसमें जैसे दोस्तों हमने ऊपर देखा था कि किसी ऐसा कोई जानबूझकर कार्य करना, इशारा करना या तैयारी करना जिससे दूसरे के मन में आशंका, भय उत्पन्न हो जाए कि उस पर बल का प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर ए वही काम कर रहा है। ए नाम का कोई व्यक्ति यदि मुक्का तान के बी की ओर मुक्का तान रहा है उसको देखकर, तो बी के मन में ये भय, ये आशंका उत्पन्न हो गई कि ए जो है उसको मुक्के से मारने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमले की श्रेणी में आएगा। दूसरा है दोस्तों, किसी पर डंडा उठाकर मारने की धमकी देना। जैसे यही ए नाम का व्यक्ति यदि बी नाम के व्यक्ति को डंडा उठाकर उसे मारने की धमकी देता है, तो बी के मन में तो आशंका, भय पैदा हो गया कि ये उसको डंडे से मारने वाला है, तो ये भी हमले की श्रेणी में आएगा। तीसरा है दोस्तों, पत्थर फेंकने के लिए हाथ उठाना लेकिन फेंकना नहीं। यदि ए नाम का यह व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को मारने के लिए दोस्तों पत्थर उठा लेता है हाथ में, परंतु यदि ए पत्थर फेंकता भी नहीं है दोस्तों, तभी भी ये हमले की श्रेणी में आएगा। क्योंकि अब दोस्तों इसमें चाहे ए ने पत्थर फेंका ना हो, लेकिन ए ने बी को मारने के लिए पत्थर तो उठा लिया। अब पत्थर फेंकने के लिए उसने हाथ उठाया लेकिन फेंका नहीं, तो ये भी हमले की श्रेणी में आएगा दोस्तों, क्योंकि बी के मन में भय, आशंका उत्पन्न हो गई है। ठीक है, उसे डर हो गया है कि ए उस पर पत्थर फेंकने वाला है, चाहे भले ही ए ने वो पत्थर फेंका ना हो, परंतु यह हमले की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमले के उदाहरण। इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बीएनएस की धारा 130 में हमले के संबंध में बात की गई है। तो जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, इसकी धारा 130 में, सेक्शन 130 में हमले के संबंध में बात की गई है। ठीक है, हमले से संबंधित दोस्तों इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों केस लॉ है रीड वर्सेस कोकर, 1853 का दोस्तों यह केस लॉ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ये रीड नाम का व्यक्ति रहता है, यह कोकर के यहाँ काम कर रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि रीड नाम के जो एक कर्मचारी था, इसको कोकर और उसके साथ के कुछ कर्मचारियों ने घेर कर धमकी दी कि यदि वह दुकान से नहीं निकला तो उसे वो मारेंगे, उसको पीटेंगे। तो जिससे वह घबराकर जो है वहाँ से रीड चला गया। तो जब यह मामला न्यायालय के में पहुंचा, तो न्यायालय ने इस पे दोस्तों यह फैसला दिया कि भले ही उन्होंने रीड नाम के व्यक्ति को, जो वादी था, उसे स्पर्श न किया हो, परंतु उनकी रीड को मारने की धमकियों से उस व्यक्ति, जो ये रीड नाम का व्यक्ति है, जो ये वादी है, इसके मन में डर, भय, आशंका उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों इसे हमले की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट केस लॉ है दोस्तों ट्यूबरविल वर्सेस सैवेज, 1669 का दोस्तों यह केस है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद होता है। तो ट्यूबरविल के पास कोई तलवार होती है, तो वो अपनी तलवार पे हाथ रख के कहता है सैवेज नाम के व्यक्ति को, यदि जजों के आने का समय ना होता या जज शहर में ना होते उस समय, तो वह उसको देख लेता। तो जो ये सैवेज नाम का व्यक्ति रहता है, यह हमले के संबंध में न्यायालय के समक्ष वाद दायर करता है। तो इस पे जो न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो न्यायालय ने इस पे निर्णय दिया, न्यायालय ने कहा कि ट्यूबरविल के बातों ने ही उसके इरादे को, कि यदि जजों के आने का समय ना होता या जज शहर में ना होते तो वो उस पर हमला करता। इसका मतलब ट्यूबरविल का तात्कालिक हमला करने का कोई निर्णय नहीं था, जिसमें जो न्यायालय है उन्होंने ट्यूबरविल को बाइज्जत बरी किया इस संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमला और प्रहार से संबंधित कुछ आवश्यक तत्व। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।